उत्तराखंड त्रासदी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से कैसे ग्लेशियर टूटने के बाद तपोवन के इलाके में बाढ़ ने तबाही मचाई। इंसान तिनके की तरह बह गए। हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही है। एक टावर कैंप के ऊपर से कुछ मजदूर नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ से काफी तेज रफ्तार में पानी कैंप की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ऊंचाई पर खड़े कुछ लोगों की आवाज भी यहां पर सुनाई दे रही है, तो इस आपदा का मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। कैंप में खड़े मजदूर पूरी तरह से असहाय नजर आ रहे हैं, क्योंकि पानी के सैलाब ने एक तरह से इन्हें चारों तरफ घेर लिया था। करीब 30 सेकंड के इस वीडियो के आखिर में पानी कैंप को अपने साथ बहा ले जाता है और साथ में कैंप के छत पर खड़ी लेबर भी पानी में बह जाती है। काफी हैरान और ये चौंकाने वाला वीडियो 7 फरवरी 2021 का, किस तरह से एकाएक जल प्रलय, पानी का सैलाब वहां पर आता है। मजदूर वहां पर खड़े होते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, पानी का सैलाब अपने साथ उनको बहा कर ले जाता है। ये देखिए, एक जगह से वो मजदूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दूसरी तरफ से भी पानी की तेज सैलाब वहां पर पहुंचता है और ये मजदूर देखिए पानी के बहाव में बह जाते हैं। किस तरह से मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। एकाएक ये घटना हुई, कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कभी मजदूर इस ओर भाग रहे हैं, कभी मजदूर उस ओर भाग रहे हैं, लेकिन देखिए चारों तरफ से पानी का सैलाब जैसे उनके पीछे पड़ा हुआ हो। ये देख सकते हैं आप किस तरह से मजदूर वहां पर फंसे हुए थे, जिंदगी की जंग वहां पर लड़ रहे थे। प्रोजेक्ट में लगातार वहां पर काम चल रहा था, कई मजदूर वहां पे काम कर रहे थे और इस वीडियो में कुछ आवाजें भी आ रही हैं। बहुत दूरी से लोग अपने मोबाइल के जरिए वीडियो बना रहे हैं। वहीं चमोली जिले के तपोवन इलाके में लगातार रेस्क्यू जारी है। जिस बैराज के ऊपर मजदूर फंसे हुए थे, उस बैराज के पास से हमारे संवाददाता ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। देखिए, तपोवन में तबाही के बाद की तस्वीर है। हालांकि रेस्क्यू जारी है, लगातार रेस्क्यू चल रहा है और जिस स्तर पर रेस्क्यू चल रहा है कि ये कहा जा सकता है कि अभी काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। मैं एक नज़दीक से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं बैराज, ये हम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं इसके नीचे। अब जितनी नीचे अब देखेंगे कि किस तरीके से ये तैयार था बनकर और किस तरीके से इसको पानी ने चोट मारी, क्योंकि ग्लेशियर का जो हिस्सा आया पूरा इसको तोड़ते हुए आगे निकल गया। टनल आगे है, आप जहाँ पानी जाते हुए देख रहे हैं वो टनल का हिस्सा है। वो मलबा जो निकाला जा रहा है टनल से निकाला जा रहा है। वहाँ रेस्क्यू लगातार है मैनुअल और मशीनरी वर्क से। यहाँ पर कल SDRF की टीम पहुँची थी और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो यहाँ से नीचे उतरकर उस जगह पर कोशिश कर रही थी कि कुछ जांच पाए कि नीचे कोई फंसा तो नहीं है, क्योंकि पानी का एक जो सैलाब आया वो तेज़ी से इस तरफ आया। मैं एक तस्वीर और दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर ये पानी का जो हिस्सा है, क्योंकि बैराज साइट है, लगातार काम चल रहा है और रेस्क्यू जिस तरीके से चल रहा है उसमें साफ है कि अभी लंबा वक्त लग सकता है। क्योंकि अब जो टीम है SDRF की, और देखें आप SDRF की टीम नीचे पहुँच चुकी है। यहाँ पर इस तरफ से भी अब शुरू हो चुका है, क्योंकि हम जिस जगह खड़े हैं हम यहाँ से भी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके का सामान, किस तरीके की चीज़ें तेज़ी से आई हैं। ये देखिए, जो ये लंबी लंबी ये वायर जो देख रहे हैं, ये मोटी लोहे की रॉड जैसी है, ये भी पूरी तरीके से टूट चुकी है और ये SDRF की टीम वहाँ पे रेस्क्यू का काम चलाएगी, क्योंकि ये पूरा रास्ता जो टूट चुका था, क्योंकि नीचे जिस तरीके से सैलाब आया पीछे से, तो ये जो हिस्सा है इसका पोर्शन, ये जो झूला पुल जिसको कह रहे हैं, ये पहले ये टूटा, फिर उसके बाद ये, और रेस्क्यू आगे चल रहा है। लगातार रेस्क्यू का काम है, क्योंकि कोशिश ये करनी है कि गाँव की कनेक्टिंग टूट गई है, उस कनेक्टिंग को कैसे ये जोड़ेंगे। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि रेस्क्यू लगातार जारी है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस रेस्क्यू को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। कैमरामैन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 तपोवन। चलिए, ताज़ा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता बने हुए हैं। पहले प्रशांत देव है हमारे साथ, रैनी गांव से बने हुए हैं। उसके बाद राहुल प्रकाश तपोवन टनल से हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। 30 सेकंड का वीडियो जो हमने देखा, काफी डराने वाला, चौंकाने वाला है। ये जो वीडियो सामने आया उसमें हम देख रहे हैं जो मजदूर वहां पे खड़े हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का सैलाब जो जल प्रलय आया उसके आगे वो बिल्कुल असहाय थे। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा वो बताएं। उस 30 सेकंड के बाद क्या क्या कुछ घटा वहां पर?
देखिए, मैं पहले आपको इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी दे देता हूं, उसके बाद मैं 2 लोगों से मिलवाऊंगा जो उस हादसे से निकल कर आया, यानी मौत का सामना करके आए हैं। पहले जिस तरीके का वीडियो है, यानी वो जिस तरीके से बैराज पे खड़े हैं, वो समझ नहीं पा रहे थे। आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरीके का वो हिस्सा है, 4 गेट है, वो चौथे आखिरी गेट पर थे। उसके आगे जो टनल थी, वो पूरा काम वहां चल रहा था, यानी जो एक बिल्डअप एक दीवार है बड़ी, उस एरिया के पोर्शन के किनारे पे वो खड़े थे। पहले उन्होंने देखा कि पानी जिस तरीके से आगे की तरफ जा रहा है, तो वो आगे से पीछे की तरफ आए। उसके बाद उन्होंने देखा कि पानी के इस तरफ बहाव आ रहा है, तो वो आगे की तरफ आए। लेकिन कुछ समझ पाते उससे पहले पानी का एक जो फोर्स था वो उनसे टकराता है, और वो जहां जाते हैं वो ये साफ है कि जिस जगह पर वो गिरे होंगे वहां अब 50 से 60 मीटर, यानी अगर कह सकते हैं कि जो मड है वो इकट्ठा है। यानी रेस्क्यू टीम को ये भी समझना होगा कि ये जो रेस्क्यू करना है, यानी ये मलबा निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे, महीनों लग जाएंगे, क्योंकि ये मलबा निकालना तो आसान हो नहीं सकता, लेकिन उसको निकालेंगे तो डालेंगे कहां, क्योंकि ये जो अब पानी बह रहा है, जो नदी बह रही है, ये कह रहे हैं कि जो बर्फ का पानी आता है जो पीछे से नदियों से आ रहा है, ये वो इकट्ठा है, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ था पूरी बर्फ ही थी, और यही था कि वो अभी भी जमा पड़ा है, और 50 मीटर तक अगर ऊपर वो मिट्टी मलबा बना हुआ है, ऊपर पानी बह रहा है, तो अंदाजा लगाइए कितना मुश्किल होगा। अब मैं बात करता हूं, ये गौतम जी है, मैं आपको बताता हूं। ये आपने वीडियो देखा होगा, एक वीडियो, ये मौत का सामना करके आए। ये वो लोग हैं जो टनल के अंदर थे। ये रेड्डी जी हैं, ये गौतम जी है, सुपरवाइजर है, ये टीम के लीडर है। इन्होंने मौत को मात दी है। जो आपने एक वीडियो देखा था जिसमें जय बद्री विशाल का जो नारा लगा रहे थे, आईटीबीपी ने जो रेस्क्यू किया था, ये टनल के अंदर थे। टनल के अंदर 12 लोग थे जिन्होंने अपने आप को बचाया और पूरी टीम को भी बचाया, यानी गाना गा रहे थे, अपने आप को ये महसूस नहीं होने दे रहे थे कि हम मौत के मुंह में है। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो अब मैं आपको सीधा गौतम जी से मिलवाता हूं, इनसे ही बात करते हैं। गौतम जी, वो कहानी थोड़ा बता दीजिए कि अंदर क्या हुआ, अचानक से कैसे सब कुछ हुआ, आप लोग कैसे बचे, क्या मन में आया, आप गाना भी गा रहे थे, जोश आप लोगों को कैसे बढ़ा रहे थे, आप क्या लग रहा था कि आप गए आज या आप बच जाएंगे? वैसे तो फर्स्ट टाइम जो कंडीशन थी उस समय तो ऐसा लग रहा था कि अब हम नहीं बचेंगे। अचानक, क्योंकि 11 बजे के वक्त था और उस सुबह का चल रहा था, उसी पीरियड में बाहर से बड़ा जबरदस्त आवाज आई कि बाहर निकलो बाहर निकलो। तो हमने पूरी टीम को बोला कि ठीक है आप लोग रुको, मैं देखता हूँ आगे जाके क्या बात है। लाइट भी कट गई, तो उधर से सारे लड़के देख रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त उधर से पानी आ रहा, पानी और ग्लेशियर। जब तो पीछे मैंने आवाज लगाया सब लड़कों के, सारे लोग ऊपर हो जाओ, ये ग्लेशियर फट गया है, वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। तो करीब 5 मिनट के अंदर सीधा वाटर लेवल 2.5-3 मीटर ऊपर बढ़ गया टनल के ऊपर। टनल हमारी जो है 3.3 की है और हाइट 4.5 मीटर का हाइट है। उसमें हाइट में मात्र हमारा 1.5 मीटर का एरिया बचा था। उस 1.5 मीटर के एरिया में हमने सारी टीम को ऊपर ले गया, सरियों के सहारे उनको खड़ा किया और 10 मिनट उनको वहीं संभाल के रखा। इसके बाद मैंने सारी टीम को धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए बोला। तो कुछ दौड़ हौसला बढ़ाते हुए 1.5 घंटे बाद आगे बढ़े, तो कुछ लोग हमारे साथी लोग होपलेस होने लगे। तो हमारे रेड्डी सर को मैंने बोला कि गाना गाइए, तो थोड़ा सा गाना गाया। इसके बाद मैंने भी कुछ शायरी की। लड़के बोले सर हम तो बचेंगे नहीं, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, तो 1-2 शायरी सुनाया उनको। इसके बाद शायरी सुनाने के बाद हम फिर चले। तो 350 मीटर चलने के लिए हमको वक्त करीब 6 घंटे का वक्त लगा। लास्ट पोर्टल पे जब हम पहुंचे तो वहां से पोर्टल भी बंद पड़ा था पूरा, वहां जाने के लिए जगह नहीं थी। तो मेरे साथ एक विनोद था जो हमारा वेल्डर था, मैंने उसको बोला साथ जाओ वहाँ पोर्टल पे, देखो बेटा कोई अगर सिग्नल मिलता है तो फोन लगाओ, मैं नंबर देता हूँ। तो गया तो हताश होकर लौट के आ गया, सर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है वहाँ। इसके बाद दोबारा 10 मिनट बाद मैंने उसको एक्सरसाइज कराया और अपने साथियों को भी थोड़ा सा एक्सरसाइज कराया और दोबारा भेजा तो BSNL का सिग्नल मिल गया। सिग्नल मिलते ही मैंने अपने PD सर का नंबर दिया, जो हमारे राकेश डिमरी साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने तुरंत फोन उठाया, उन्होंने कहा आप लोग कितने आदमी हो, हमारे फॉरमैन साहब कैसे हैं, उनके मुंह से तुरंत निकला फॉरमैन साहब कैसे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं वो सब लोग सेफ हैं, हम लोग सब एक ही जगह हैं। तो उन्होंने तुरंत हमारे RTBP को जवानों को वहाँ भेजा और उन्होंने रिक्वेस्ट किया वहाँ से। तो मैंने एक अंदर में दृढ़ प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हमारी जो टीम है 12 आदमी की टीम है, हमको मिला के तो पहले मैं सभी को सुरक्षित निकालूंगा, लास्ट में मैं निकलूंगा। तो हमने सारी टीम अपनी 11 आदमी को पूरा ऊपर किया। इसके बाद लास्ट में मैं निकला और अपने मातृभूमि को और अपने इष्ट देव को नमन किया और जयकारा लगाया अपना बद्री विशाल का। और अपने ITBP जवानों को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमको पुनर्जीवन दिया और हमारे बालों को यहाँ तक। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि ये आप जो सुन रहे हैं ये मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। ये रेड्डी साहब हैं, ये आंध्र प्रदेश के हैं, ये जियोलॉजिस्ट हैं जो पत्थर जो होता है उसकी जांच करते हैं। ये
तमिल, तेलुगु, ये तेलुगु बोलते हैं, लेकिन इन्होंने एक गाना गाया। इन्होंने गाना इसलिए गाया कि ये होपलेस हो रहे थे। टीम ने कहा कि आप गाना गुनगुनाइए। गाना गुनगुनाना यानी एक ऐसे मौत के मुंह में आप अपने आप को कैसे संभाल रहे हैं। इन्होंने, मैं इनसे बात करता हूँ, रेड्डी जी, आप क्यों होपलेस हो गए थे, क्या लगा था आपको? नहीं, वो तो ठंडी लग रहा है, हाथ पांव पूरा नहीं चल रहा है, सभी आदमी का ठंडी बढ़ रहा है, बॉडी पूरा हिल जा रहा है, इसलिए वही टाइम में थोड़ा गर्म करने के लिए आदमी को पूरा इधर उधर चलाने के लिए आदमी को क्या गुनगुना रहे थे वहाँ? हाँ, वो हम तो गाना गाया। हाँ। वो कई हमारा नेपाली साथी भी नेपाली गाना गाया। हाँ। ये तो गौतम तो मुशायरा सुनाया। हाँ। ऐसा ऐसा थोड़ा गर्म का माहौल बनाया। हाँ। बॉडी में गर्म करते, ऐसा एक्सरसाइज भी किया है आदमी। ऐसा वही टाइम में मैं तो गढ़वाली गाना गाया था। अच्छा, गढ़वाली गाना? हाँ। कौन सा गाना गाया था आपने? वो अपुड़ सीधी खेनो चेरे लगुड़ बलसी मोको छे काम्बे आरे पाड़ी बुला कई जिला गौ को छे। ये देहरादून वाला हूँ गाना। ये वो लोग हैं कि अगर हम इनसे बात कर रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि इन्होंने क्या चीज देखी होगी। आपने वीडियो देखा होगा, पहला वीडियो वो था जब आईटीबीपी ने 12 लोगों को रेस्क्यू किया था। ये गौतम जी और रेड्डी जी, उनके साथ 10 लोग और थे। ठीक है राहुल, हैरान करने वाली तस्वीर थी। ठीक है राहुल, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ठीक है राहुल, अब मैं प्रशांत देव का रुख करूंगा जो रैनी गांव से हमारे साथ बने हुए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रशांत, आपने देखा कि किस तरह से लोग वहां पर हौसला बढ़ा रहे थे, जिंदगी से जंग लड़ रहे थे, लेकिन रैनी गांव पे भी बहुत ज्यादा असर मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका भी नामो निशान नहीं है, लापता है। अभी वहां पर क्या अपडेट है, ताजा स्थिति क्या है? देखिए, रैनी गांव में आज रेस्क्यू शुरू हुआ है, क्योंकि रैनी गांव में सबसे पहले अटैक हुआ था ग्लेशियर का। वो प्रोजेक्ट टूटा, ऋषिगंगा का वो पुल टूटा और तबाही का सबसे पहला अटैक यहीं पे हुआ और अब वहां पर रेस्क्यू हो रहा है। और मैं आपको कुछ तस्वीरें ये दिखाना चाहता हूं। ऊपर आसमान के बादल, मतलब मौसम खराब हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है, बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, खुले आसमान के नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, सड़क बनाने का काम करना, पुल बनाने का काम करना और लोगों को जो दबे हैं नीचे उनको ढूंढना, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मुश्किल और चुनौती भरा काम है जो आगे किया जा रहा है। पूरा लाव लश्कर हर तरीके का यहाँ पे मौजूद है। कोशिशें लगातार जारी हैं। आंधियां बह रही हैं, बहुत तेज हवा उड़ रही है, देखिए धूल उड़ रहे हैं और मौसम खराब हो रहा है, बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है। और ऐसी सिचुएशन में सर्च ऑपरेशन करना, रेस्क्यू करना और चीजों को सही सलामत करना, सड़क बनाना, पुल बनाना, और क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता ही रहता है। और पीछे, इसी के पीछे, इन पहाड़ों के पीछे से ग्लेशियर फटा था, तो समझा जा सकता है कि कितनी मुश्किल घड़ी है और वो उस वक्त तबाही आई थी उसका आलम क्या है, ये तो हर जगह उसके निशान हमको दिखाई दे ही रहे हैं। लेकिन अभी भी मुसीबत कम नहीं है। पूरी कोशिशें जारी हैं कि किसी भी तरीके से सब कुछ रिस्टोर किया जाए। बिजली कट गई है, सड़क कट गई है, आपस में कम्युनिकेशन कट गया है। पहाड़ों पे जो लोग ऊपर गांव में बसे हैं, अभी हम गांव से होके आ रहे हैं, वो डर के मारे और ऊपर भागते जा रहे हैं कि उनको इस बात की आशंका है कहीं दोबारा ऐसा बादल न फट जाए, दोबारा ऐसा ग्लेशियर न फट जाए। तो माहौल बहुत ही गमगीन, बहुत डरा हुआ, बहुत चिंतित हैं लोग यहाँ पे। और लगातार इसमें काम तो हो रहा है लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। प्रशांत, एक सवाल। आज अभी हम जब आए यहाँ पे सुबह रैनी गांव और जब वहां ऑपरेशन देखे जी। प्रशांत, एक सवाल, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर कुछ विशेषज्ञ अपनी राय दे रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि ग्लेशियर टूटा है, लेकिन कुछ का कहना था कि वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तबाही आई है। अगर ग्लेशियर टूटता तो कहीं झील बनती, लेकिन वैसी परिस्थिति नहीं है। तो ये, इस पर भी अभी क्या विशेषज्ञों की राय बनी हुई है? क्योंकि बहुत ज्यादा इसको लेकर रिसर्च चल रही है, गहन चल रही है कि इस तरह की त्रासदी हुई तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा? देखिए, जो बात ये लोग कह रहे हैं, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हो या दूसरे लोग कह रहे हैं कि भूस्खलन हुआ, ग्लेशियर नहीं था, उनका कोई प्रमाण नहीं है। हाँ। अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है कि ये भूस्खलन था या फिर ग्लेशियर था। जो वाडिया इंस्टीट्यूट है देहरादून में, जो इस पूरे उस इलाके को पे रिसर्च करता है और सरकार के साथ डीआरडीओ के लिए वो काम करता है, उसकी भी टीम उस हिस्से में हो के आई है। हमने आज उनका इंटरव्यू भी किया है, हमने वो स्टोरी भी की है, उनके 2 एक्सपर्ट से हमने बात की। कल वो एरियल सर्वे करके आए हैं उस ग्लेशियर का जहां से
ये फटा है। तो उनके मुताबिक ये ग्लेशियर था और ये उनके मुताबिक ये नेचुरल था, मतलब प्राकृतिक था। ये ऐसा होता रहता है पहाड़ों में, लेकिन चूंकि इस बार ये जहां जनजीवन है वहां अटैक हुआ, इसलिए भारी तबाही, भारी नुकसान हुआ। ठीक है, लेकिन अभी तक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो ग्लेशियर था, भूस्खलन नहीं था। ठीक है। और ग्लेशियर उन्होंने जो बताया हमको, अपनी आंखों देखी, जो उन्होंने हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से सर्वे किया, उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे ग्लेशियर, ऐसे बर्फ की ऐसी झीलें वहां ऊपर उनको दिखाई दी। और इतना ही नहीं, डीआरडीओ की टीम भी ऊपर सर्वे कर रही है और अभी सैटेलाइट इमेज को एनालिसिस किया जा रहा है। जो सैटेलाइट से तस्वीरें हैं, हाँ। वो उसको पूरा ठीक है खींचा जा रहा है, पिछले महीने भर की उसको रिकॉर्ड निकाला जा रहा है और उस पर रिसर्च होगी, उस पर देखा जाएगा कि जो, हाँ, तो जो सवाल आपका है वो सवाल सबका है इस वक्त, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में। ठीक है, अब अपने दर्शकों को इस बात पे रिसर्च, ठीक है, अपने दर्शकों को अब ग्राउंड जीरो से आपके कुछ और रिपोर्ट्स दिखा देते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। तपोवन इलाके में जिस जगह पर ग्लेशियर फटा और सबसे ज्यादा तबाही मची, उस ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 पहुंचा। ग्राउंड जीरो पर 24 घंटे काम चल रहा है, क्रशर मशीनें लगी हुई हैं, करीब 50 मीटर नीचे तक दलदल बन गया है। देखिए हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तबाही के बाद की तस्वीरें हैं, बड़ी हैरान कर रही है। अब सिर्फ निशान ही बचे हैं। मैं एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे सीमेंट का गोदाम था, ये कंटेनर थोड़ा आगे था, बता रहे हैं कि इसमें सीमेंट होगा अभी। दो ऐसे थे, एक पता नहीं कहाँ चला गया है, बता रहे हैं कि आगे बह गया। वो आप हेलमेट का हिस्सा भी देख रहे होंगे। ये जो पूरा पोर्शन है, ये सीमेंट की बोरियाँ देख रहे हैं, यह सीमेंट का गोदाम था। कि जो फ्लो आया था वो इस तरीके से आया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं नीचे ही हूँ वहीं पे, और यहाँ से होते हुए उसने ये रास्ता बनाया, क्योंकि जो ऊपर निकल गए वो ऊपर चले गए, क्योंकि जिस तरीके से ये यहाँ से ट्रक गुजरा करते थे, जो कंक्रीट, जो सीमेंट बनता था, यहाँ से वो आगे जाते थे। ये रास्ता बन गया, अब मजबूत हो गया है। ये दलदल था, ये सीमेंट की बोरियाँ हैं यहाँ पे, ये सब इसके अंदर आ गया है और यहाँ से ट्रक आगे जाते थे और जो काम चल रहा था वहाँ दे रहे थे। ये जो सैलाब था ये यहाँ से आया। यहाँ पे जिस तरीके की तस्वीर है कि ये बिल्कुल 24 घंटे काम चलता है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ 24 घंटे काम चलता है। सीमेंट का गोदाम नीचे था और आगे एक कंटेनर देख रहे हैं, वो पीछे से आया है। और ये वो लोग हैं दो, जिनको आपने पहले देखा भी होगा शायद, ये पाइप के जरिए भागे थे, ये बचे थे। सुधीश, क्या नाम, सुधीश नाम है आपका? क्या मतलब देखा था आपने, यहाँ किस चीज़ का काम होता था? यहाँ सीमेंट का काम होता था, कंक्रीट का बनता था मसाला। और कहाँ पर क्या क्या था? यहाँ था वो सीमेंट का हप्पर था, और ये क्रेशर था और उधर गिट्टी का था। यहाँ बनता था और कंक्रीट होने के लिए जाता था। कहाँ से, इधर से जाता था, किधर से जाता था? रोड से जाता था। अच्छा, तो ये सैलाब इस तरफ से ऐसे बन के आया और बचे कैसे यहाँ से? लोग इधर से भागे? अब यहाँ से भागे, जिसको जो सहारा मिला वो पकड़ कर चला गया। अच्छा, ये पूरा रास्ता बन गया? हाँ, ये रास्ता था और इस पे वो मलबा चढ़ गया है। गामछा बनने से बन करीब 2-4 इंच ऊपर चढ़ गया है। अच्छा, और काफी तेज तक आ गया है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो इस हादसे से बचे हैं। ये पाइप के जरिए भागे थे। कैसे भागे थे आप? हम जीने से भागे, पहले जीना समाप्त हो गया तो केबल पकड़कर करीब 60 मीटर ऊपर चढ़े थे। तो इतनी स्पीड थी, कैसे आपने इतनी जल्दी कैसे किया? कितना समय मिल गया? समय मिला और भागते भागते वो जूता पहने थे, कैसे भी जान बचाना था और जान भी मुश्किल में था। वैसे हम लोग केबल पकड़कर जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ गए। ये वो लोग हैं जो काम भी करते हैं, हादसा भी देखा, हादसे में बचे भी, और तस्वीरें भी जैसी हैं। तो हर तरीके की तस्वीर है, बड़ी हैरान कर रही है। ये हादसे की बाद की तस्वीर है और जिस तरीके से काम चल रहा था, ये देखिए, हर तरीके से काम चलता है, सब छूट गया यहाँ पे। ये सारी चीज़ें अब सिर्फ इंतज़ार हो रहा है कि राहत जो कार्य चल रहा है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो, यानी जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, तपोवन, उत्तराखंड। हादसा कितना भयावह था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सड़क दलदल वाली नदी बन गई है। इतनी खतरनाक हादसे के दौरान वहां पर परिस्थितियां नजर आई हैं। आखिर कैसे बचे वहां पर लोग? देखिए हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश की एक और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 पहुंचा, यानी हम लगातार वहां पहुंच रहे हैं जहां कोई नहीं पहुंचा है। मैं जहां खड़ा हूं, पहले खुद देखिए, ये सैलाब यहां से आया और ये क्रशर मशीन है। ये वो हिस्सा है जो तपोवन के बैराज को तोड़ते हुए टनल, यानी जिसमें रेस्क्यू चल रहा है,
मेरे साथ यहाँ एनडीआरएफ की टीम आप देख रहे होंगे, यहाँ टेक्निकल टीम है और तमाम वो कोशिश की जा रही है कि कैसे इस रेस्क्यू को किया जाए। इन्होंने ये कहा है कि ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये क्रशर मशीन है, ये इसके आगे आप देखें मलबा यहाँ तक आया है, ये मैं बिल्कुल यहाँ पहुँच चुका हूँ और ये जगह जो है 40 से 50 मीटर नीचे है नदी का लेवल और इसका लेवल बराबर हो गया है। एक तस्वीर और दिखाऊं पहले मैं थोड़ा सा यहीं से कि ये मशीनें कैसे टूट चुकी हैं। जो लोग यहाँ थे उनको थोड़ा सा वक्त मिला यहाँ से भागने का, कुछ यहाँ से जा चुके थे क्योंकि जो रफ्तार थी सैलाब की वो इस तरफ से थी। एक जो सबसे बड़ी परेशानी टीम को आ रही है वो ये है कि यहाँ पर अगर यहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो चीज़ है जिस पे मैं खड़ा हूँ इससे आगे एक और ऐसा ही है जहाँ पे ये नीचे धंस रहा है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, सबसे बड़ी वजह कि ये दलदल कैसे बना है। ये जो पत्थर है ना, ये इस तरीके से जैसे बता रहे हैं कि अगर मैं पत्थर फेंकूँ, ये मैं पत्थर अगर ऐसे फेंक दूँ तो ये दिखा भी नहीं, नीचे चला गया। इससे पहले भी हमने एक पत्थर फेंका था, यानी अंदाज़ा लगाइए ये कैसा दलदल है जिसे निकालना, जिसे साफ करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण काम है। ये एनडीआरएफ की टीम है जो लगातार कोशिश कर रही है क्योंकि जिप लाइन के जरिए रास्ता बनाना है, दूसरे गांव को कनेक्ट करना है। मैं इस जगह पर आया हूँ ये चीज़ दिखाने ग्राउंड पे कि कितनी मुश्किल हो रही होगी इस रेस्क्यू को पूरा करने में। ये तस्वीरें हैं, ये देखिए ये दलदल यहाँ तक पहुँचा था, मैं नीचे आ गया हूँ, बिल्कुल नीचे, यहीं से सैलाब आया सामने से मेरे। अगर हम आपको बताएं कि इस सामने से इधर से आया और ये देखिए ये बड़ी बड़ी क्रशर मशीन है। ये कह रहे हैं कि इसके नीचे 50 मीटर तक। मैं एक बारी दोबारा कोशिश करता हूँ कि एक छोटा पत्थर फेंकूँ और एक और बारी मैं आपको दिखाऊँ कि कैसे ये दलदल बन चुका है। ये देखिए, वो देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर कोई चला भी जाए तो वो अपने आप इसको नीचे खींच लेगा। ये स्थिति है यहाँ की। ये हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले कि क्या हालात हैं, क्या स्थिति है इस इलाके की जहाँ ये सैलाब आया, जहाँ कई मौतें हुई, कई अपनों को तलाश रहे हैं। रेस्क्यू लगातार जारी है और हमने आपको यहाँ से वो चीज़ दिखाई जो बताती है कि किस तरीके से आया होगा, किस तरीके की यहाँ स्थिति है। फ़िलहाल तमाम काम चल रहा है, रेस्क्यू जारी है, लगातार कोशिशें ये की जा रही हैं कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए, लेकिन एक लंबा वक्त लगेगा। फ़िलहाल तस्वीरें यही हैं कि रेस्क्यू जारी है। वहीं तपोवन डैम के दलदल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, लेकिन दलदल इतना ज्यादा है कि वहां तक रेस्क्यू टीम को भी पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता प्रशांत देव की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। एनटीपीसी की दूसरी परियोजना जो यहाँ पे तपोवन में तबाह हुआ है उसकी ये तस्वीरें हैं, लेकिन अब 4 दिन के बाद जो तस्वीरों से कहानी निकल के आ रही है वो ये है कि जो सामने हमारे ये मैदान सी जगह दिख रही है, बता रहे हैं कि ऊपर जो पुल था उससे बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे जब सैलाब आया और वो इसके नीचे दब गए। और समस्या ये है कि उनको निकालना इसलिए बहुत मुश्किल है, यहाँ रेस्क्यू इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ये पूरा दलदल है और इस दलदल के नीचे 20 मीटर की जगह है, 20 से 25 मीटर की इसके नीचे जगह है जो हमने आसपास लोगों से बात की। और यहाँ पे बहुत से मजदूर दबे हो सकते हैं। यहाँ अभी तक कोई रेस्क्यू शुरू नहीं हो पाया है, न हो पाएगा और बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि ये पूरा दलदल है। और ठीक इसी के आगे मैं कैमरा इधर दिखाऊंगा जहाँ हम खड़े हैं, ठीक इसके नीचे जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, मतलब एक तरफ मेरे बाएं तरफ वो दलदल और जहाँ हम खड़े हैं इसके नीचे वो सुरंग है जो जिस पे सफाई चल रही है, जिस पे कि मजदूर फंसे पड़े हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये जो नदी का पानी आ रहा है और इस दलदल से पानी रिसता हुआ उस सुरंग में जा रहा है, उसी सुरंग में जा रहा है जिसको साफ किया जा रहा है। अब चुनौती ये है कि जिसमें 35 मजदूर जिसमें फंसे हैं जिस सुरंग में, उसमें पानी निकाला जा रहा है, मलबा निकाला जा रहा है, एक तरफ से निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ से पानी रिस के जा रहा है। और जहाँ से पानी रिस के जा रहा है इसको रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है, दलदल है, यहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता है। हालांकि कुछ इंजीनियर्स से जो बात हुई है उनका ये कहना है कि बड़ी बड़ी प्लेट लगा करके रोका जा सकता है और उसको रोक करके इस पानी को रोकेंगे तो वहाँ पे काम ज़्यादा आसानी से हो पाएगा। दूसरी समस्या गांव वाले ये भी बता रहे हैं जो आसपास जो यहाँ कंपनी में काम कर रहे थे कि मशीनें बहुत कम हैं। यहाँ पे फोर्स की संख्या तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मशीन जो मड निकाल रही है, जो कीचड़ निकाल रही है चारों तरफ से, वो मशीनें बहुत कम हैं, उसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। तो ये हम भी यहाँ पे महसूस कर रहे हैं अब जब तस्वीर साफ़ हो रही है धीरे धीरे। तो जो भी न्यूज़ 24 में जो लोग भी देख रहे हैं जिम्मेदार लोग, वो उनसे हमारी भी अपील है कि गांव वाले
जो बात कह रहे हैं, जो यहाँ के लोकल लोग बात कह रहे हैं, उनको भी सुना जाए। और ये क्योंकि मशीनें अगर बढ़ जाएंगी तो जल्दी काम होगा, जल्दी जल्दी कीचड़ निकाला जाएगा और इसको किसी तरीके से रोकने का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि ये पानी वापस सुरंग में न जाए और थोड़ा इसको रोका जाए। और उसके बाद सुरंग जल्दी खाली हो जाएगी तो जो उम्मीद जताई जा रही है कि जीवित लोग उसमें हैं, तो उनको बाहर निकालने की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमको अब यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और हेलीकॉप्टर लगातार ऊपर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अस्थायी पुल बनाने का भी लगातार काम चल रहा है। लेकिन जो गांव वालों जो अब शिकायत करने लगे हैं, जो उनका अब जो है सब्र टूटने लगा है धीरे धीरे, अब वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू हो, वो सुरंग जल्दी से जल्दी खाली हो जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि मशीनें, जो सिर्फ 1-2 जैसी भी मशीनें काम कर रही हैं, ज़्यादा मशीनें लाएं, मड पंप से जल्दी जल्दी उसको सक किया जाए, ताकि जो उम्मीद लोग जता रहे हैं और वो सच निकले और लोगों की जान बचाई जा सके। कैमरामैन अमित राय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, तपोवन, उत्तराखंड। कैसे ये भीषण हादसा हुआ, कैसे इतनी बड़ी त्रासदी हुई, कैसे लोगों को वहां पर बचाया गया, हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, सुनिए। इतने यहाँ पे काम हो रहा है, तो कई लोगों ने मुझे बताया कि मशीन कम है जी, तो मशीन और ज़्यादा चाहिए। तो आप लोगों ने ये बात किसको बताई है और कौन सी मशीनें चाहिए? प्रशासन को बताया, बड़े बड़े नेता लोग आ गए यहाँ पे, कल उनको बताया। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही उनका एक भी अधिकारी यहाँ पे है नहीं। यहाँ आने को तैयार। इतने बाहर से लोग आ रहे, यूपी से है, पंजाब से, पूरे देश के लोग यहाँ रोजगार कर रहे थे। यहाँ पे खाने की व्यवस्था कितना 40-50 हजार लगता कंपनी का एक उल्टा ताला लगा के पता नहीं कहाँ चले गए वो अधिकारी। तो सत्यम ये एक ओम मटेरियल कंपनी है जो ये वो बना रहा था, बैराज बना रहा था, उसके कम से कम बहुत आदमी मिसिंग है यहाँ। तो उनका कोई आदमी, मतलब एक आदमी आना चाहिए कहीं पे व्यवस्था कर दे खाने की, सोने की। जिसका पिताजी मर गया है, जिसका भाई मिस है, किसी का बेटा मिस है, उनके लिए मतलब मशीन कौन सी आपको चाहिए यहाँ पे? जिससे टेक्नोलॉजी कोई छोटी मशीन हो, डंपर हो, जल्दी जल्दी से वो मकिंग बाहर किया जाए। फिर एक ही तरफ फोकस है, उतना बैराज में कितना आदमी फंसे हैं, वहां से जो पानी अंदर आ रहा है टनल के अंदर, उस पानी को बंद किया जाए तो ये दलदल थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ, तो थोड़ा सुविधा हो जाएगी। तो यहाँ पे तो एक तरफ जो जिसका भाई बंद अंदर फंसा है उसको तो बोल रहे हैं अंदर मत आओ। बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, उनके साथ 40-40 आदमी दुपट्टा वाले आ रहे हैं अंदर अपनी राजनीति चमकाने के लिए, पता नहीं क्या चक्कर है वो उनका। और जो हमारे भाई बंद अंदर फंसे हैं, हमको यहाँ गेट से अंदर जाने नहीं दे रहे। कोई यूपी से आ रखा है, उनको अंदर जाने नहीं दे रहे। अरे मंत्री संतरिया आ रहे तो उनके पीछे जो मेन प्रॉब्लम वाले हैं उनको तो जाने नहीं दे रहे अंदर। हमारी ये मांग है कि ऊपर से सब गेट से फालतू आदमी जो ये बड़े बड़े लोग आ रहे हैं उनको नीचे ना आने दिया जाए। और यहाँ पे काम हम सेना की बढ़िया वो करते हैं, तारीफ करते हैं, बढ़िया ढंग से वो काम कर रहे हैं, पुलिस बढ़िया काम कर रही है, सिया सब बढ़िया काम कर रहा है। ITB वाले के लिए हम बधाई देते हैं। उन्होंने मशीनें और चाहिए, मशीनें थोड़ा बढ़िया टेक्नोलॉजी की। बाय द वे ये लोडर ब्रेक डाउन हो जाता है तो दूसरी कोई व्यवस्था ही नहीं है, रुकना पड़ेगा, दूसरी मशीन ही नहीं है कि नहीं है। ये इसलिए लोग गांव वाले थोड़ा नाराज हैं। फिर सबसे पहले ऐसा ही जो नदी उधर से आ रहा है उसको थोड़ा से खाली कर रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे, वो अंदर से बाहर ही अंदर घुस रहा, खाली हो रहा उतना भर भी आ रहा है। उधर से मशीन कोई लगी नहीं है, खाली यहाँ से माल बाहर निकाल रहा और उधर से वो अंदर भरते जा रहा है। ऐसे में कहाँ काम चलेगा? तो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से आप तक एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, स्थानीय लोगों का क्या रवैया, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन तपोवन में जहां ग्लेशियर टूटा है वहां एक्सपर्ट की टीम भी जायजा लेने पहुंची। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट सर्वे करने पहुंचे हैं। यह टीम पता लगाएगी कि कैसे ग्लेशियर टूटा। एक्सपर्ट की टीम से बात की हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने। ग्लेशियर स्टडी करता है ये वाडिया इंस्टीट्यूट, मैं सही कह रहा हूँ, वाडिया इंस्टीट्यूट ग्लेशियर जियोलॉजी की स्टडी करता है। 2 एक्सपर्ट हैं, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मनीष मेहता। और आप सर? डॉक्टर विनीत कुमार। सर ये बताइए कि जो ये बर्स्ट हुआ है, क्लाउड बर्स्ट, इसे क्या कहेंगे और आप लोग ये सैंपलिंग किस मकसद से कर रहे हैं, क्या है ये? देखिए ये अभी कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो अभी तक हमारा विजुअल इंटरप्रिटेशन है, हाँ ये क्लाउड बर्स्ट नहीं है, इसको डायरेक्टली किसी अभी जो हमारा इंटरप्रिटेशन है, जो बेसिकली अभी अदर एजेंसीज ने भी सैटेलाइट डेटा जो अभी रिसेंटली उनको मिला तो उन्होंने भी यही डिक्लेयर किया कि जो इंसिडेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर दूर से ओरिजिनेट हुआ है। और हम खड़े हैं इससे 10 किलोमीटर पीछे। और जो फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे हैं, अभी सिंगल 1-to-1 कोरिलेशन किसी भी फैक्टर से नहीं कह सकते। तो अभी तक जो ऑब्जर्वेशन है हमारा, डॉक्टर मेहता कैन ऑल्सो से समथिंग ऑन दिस दैट कि
ग्लेशियर है वहाँ पे रौंथी, यस। सो रौंथी ग्लेशियर है। रौंथी से पहले एक हैंगिंग ग्लेशियर भी है। तो जो इंसिडेंट है वहाँ से हुआ है। रौंथी से एक स्ट्रीम आती है जिसको स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, रौंथी नाला भी बोल सकते हैं। तो जो पॉसिबल फैक्टर हैं कि एक रॉक मास वहाँ से टूटा होगा, और बाकी शायद इन डिटेल डॉक्टर मेहता कैन एक्सप्लेन वेल। हाँ जी डॉक्टर मेहता, जो ये बात बता रहे हैं उसको कैसे समझा जाए, और ये जो आप लोग सैम्पलिंग करेंगे तो इससे क्या नतीजा निकालना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, और इस तरह की क्या दुर्घटना एक्सीडेंट होने की आशंका इस इलाके में और भी ज़्यादा है? बेसिकली क्या है कि जो भी ये एक्टिविटी, जो भी चीज़ें होती है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है और नेचुरल एक्टिविटीज़ है। नेचुरल एक्टिविटीज़ को जब नेचर में कहीं पे ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे ह्यूमन या लाइफ्स नहीं होती है, तो उस रीजन में ये एक्टिविटीज़ होती है। डॉक्टर मेहता, यहाँ पे पर्यावरणविद बहुत से चिपको आंदोलन भी चला है। यहाँ पे लोग बताते हैं कि इस तरह के कंस्ट्रक्शंस की वजह से या फिर पर्यावरण की वजह से, क्या ऐसा कुछ आप लोगों को लगता है इंस्टीट्यूट को कि ऐसा कुछ होगा, या मानवीय है, प्राकृतिक, कुछ ऐसी फाइंडिंग है आप लोगों की? ये कंस्ट्रक्शन के बारे में तो अभी मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो प्रोसेस ऊपर मुझे सब नेचुरल ही दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक यूज जो है रॉक मास टूटा है, और रॉक मास टूटने के बाद उसके ऊपर इंटैक्ट जो हैंगिंग आइस थी वो टूट के नीचे आई है। उसने पहले एक एपिसोडिक कंडीशंस में बनी है, पहले उसने हल्की लेक बनाई है, और लेक बनाने के बाद फिर एक रॉक मास टूट करके उस लेक को तोड़ करके, और पूरा नैरो और कंसाइज वैली होने की वजह से यहाँ पे पूरा डिजास्टर वो ले आया। ग्लेशियर्स के कोई खतरा है आने वाले समय में, कुछ ऐसा असेसमेंट है? अब ये थ्रेट तो ग्लेशियर से तो है ही, मेल्टिंग अगर हो रही है चीज़ें तो ये तो थ्रेट तो जनरेट करती ही है ये सब चीज़ें, लेकिन क्या है, कितना इंटेंसिटी है, कितना मैग्नीट्यूड है, ये बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। जहाँ पे ये ग्लेशियर जहाँ से निकला था पीछे, यहाँ से 10 किलोमीटर के, इन लोगों ने वहाँ से एरियल सर्वे किया है, यहाँ पे सैम्पलिंग कर रहे हैं और जांचने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस वजह से हुआ, और अपनी फिर रिपोर्ट आगे ये पब्लिश करेंगे। कैमरामैन अमित राय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, रेनी गाँव। तो हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पे जाके आप तक एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। स्थानीय लोगों का क्या कहना है, एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि ये जानना बहुत बड़ा यहां पर अपने आप में बहुत मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो त्रासदी हुई है इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही है। क्या ये ग्लेशियर टूटा है, क्या ये लैंडस्लाइड हुआ है, क्या इंसान ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, इसकी वजह से यह हादसा हुआ है। हमारे दो संवाददाता लगातार बने हुए हैं, प्रशांत देवा और राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, क्योंकि आप तपोवन से हैं और सबकी निगाहें तपोवन टनल पे टिकी हुई हैं, क्योंकि अभी भी लोग वहां पे फंसे हुए हैं, तो वहां पे ताजा अपडेट क्या है, कितना वक्त और लगेगा, उम्मीदें हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त हो गया उन लोगों को वहां पे फंसे हुए। तो पानी में गिर गया तो हम भी बर्फ बन जाएगा, 2 मीटर का पानी। देखिए, उम्मीदें सबको हैं, सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये रेस्क्यू जो है जल्द से जल्द पूरा हो, लेकिन समस्या इस बात का है, जो मड की बात कर रहे हैं, जो सैलाब का एक पूरा पोर्शन आया, वो जिस तरीके से जमा है, नदी का लेवल जो है वो काफी नीचे था। यानी अगर हम बैराज से पहले की बात करें तो करीब वो 25 से 30 मीटर जो नदी चल रही थी, हर चीज नॉर्मल था, लेकिन जो ये ये पूरा हिस्सा जो आया ग्लेशियर का, जो पूरा एक बहाव अपने साथ लेके आया, वो पूरा टनल के अंदर घुसा, वो आगे समेटते हुए जो सामने आया उसको ले गया, तो लेवल जो है रेत का, अगर हम मटका बोलें, वो काफी ऊपर तक आ गया है। यानी उसको निकालने में बहुत मुश्किल होगी, और अगर निकालेंगे तो रखेंगे कहाँ, डालेंगे कहाँ, एक चुनौती भरा काम है। लेकिन उम्मीद यही है कि इसको जल्द से जल्द पूरा भी करना है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि टनल का जो टी सेक्शन है, टी सेक्शन से जो आगे मूव होना है, वहां पे जो ये कहा गया है कि 2 गाड़ियां, ये पहले भी कह चुके हैं कि 2 गाड़ियां और एक वैन, जो जिस तरीके से जो क्रेन होती है वो उसके अंदर थी। अगर मानो अगर मड अंदर गया है, पूरा सैलाब अंदर गया है, तो कहीं ना कहीं उसे हिट किया होगा। अगर वो वहां उसे हिट करके रुका हो तो शायद संभावना है कि अंदर कुछ जिंदगियां भी हों, लेकिन लंबा वक्त लग रहा है। लोगों में इस बात को देख के गुस्सा भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जल्दी करना चाहिए, क्योंकि एक बार ऐसी त्रासदी हुई थी तो तमाम जो टीमें थी वो जगह जगह से लाके एक हैवी मशीनरी लाए थे, जिससे निकाला गया था तमाम चीज। लेकिन यहाँ कर जरूर रहे हैं, लेकिन वक्त लग रहा है और वक्त अभी लगेगा भी। जी। और राहुल, एक बड़ा सवाल यहां पर यही, जो मैंने पहले भी मुद्दा उठाया, कि ये जो घटना हुई है, क्या सिर्फ इसे एक नेचुरल फिनोमेना माने कि ये प्राकृतिक घटना थी, इंसान का वश नहीं था, या फिर ये माने कि इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, गलतियां की, उसे अनदेखा करते रहे, जिसका जवाब ये इतनी बड़ी त्रासदी है यहां पर।
देखिए, हम ग्राउंड जीरो से हम तमाम उन गांवों में गए हैं, गांव जितने भी हैं, और जहां रेणी गांव है, जहां हमारे सहयोगी खड़े हैं, वहां ऊपर मैं उस गांव से गया था जहां मैंने गांव के लोगों से बात करी है। लोगों को इस बात का गुस्सा है क्योंकि वहां गौरा देवी, जो एक कहा चिपको आंदोलन की एक मुख्य वजह थी, जिन्होंने शुरुआत किया था, ये कहा था कि जो पर्यावरण से खिलवाड़ हो रहा है, ये जो टनल बनाई जा रही है, गुफाएं बनाई जा रही है, बैराज बनाए जा रहे हैं, यानी अगर चमोली जिले की बात करें तो यहाँ 7 जो छोटे बड़े बैराज हैं, कहीं ना कहीं विस्फोट होते हैं, पहाड़ कमजोर होते हैं, पर्यावरण को नुकसान होता है, कहीं ना कहीं हम वो उनको गुस्सा दिला रहे हैं। ये पब्लिक का कहना है, आम जन का कहना है, जो अब इस बात का विरोध भी कर रहे हैं कि इसको प्राकृतिक आपदा ना कह के वो मानवीय आपदा कह रहे हैं, क्योंकि ये आम इंसान जो छेड़खानी कर रहा है पहाड़ों से, नदियों से, पेड़ों से, ये उसका नतीजा है, ये लोग ये कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर यहाँ देखी है, लोगों के मन में डर अभी भी है, क्योंकि जिस समय ये ग्लेशियर या जो हिस्सा आया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। गर्मियों में समझ में सब लोगों को आता है, सब कह रहे हैं ऐसा होता है, लेकिन सर्दी में और इस तरीके से आना ये काफी हैरान करता है। तो डर की वजह ये भी है कि जो छेड़खानी चल रही है प्राकृतिक यानी इन चीजों से, पहाड़ों से, नदियों से, ये उसका कारण बता रहे हैं। यानी साफ तौर पे कई चीजें ऐसी हैं जिसको समझना भी बाकी है, लेकिन जिस तरीके का ये हादसा था, जिस तरीके की ये तस्वीर थी, ये अभी भी लोगों के मन से नहीं जा रही है। लोगों के मन में डर है। बिल्कुल, ये पहाड़ ऐसे हैं जो सीधा इस नदी से, यानी ये सबको कहा जा सकता है कि ये जी बिल्कुल राहुल, ये अपने आप में संदेश दे रही है प्रकृति कि साफ तौर से प्रकृति इंसान को देने के लिए होती है, हवा, पानी, हर चीज, लेकिन उसके साथ जब इस तरह का खिलवाड़ किया जाता है तो इसी तरह की ये त्रासदी की तस्वीरें सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। वहीं अब आपने दर्शकों को हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर स्लिट फ्लशिंग टनल की है, जो हादसे से पहले की है। देखिए, हादसे से पहले किस तरह से वहां पर स्लिट फ्लशिंग टनल नजर आ रही थी वहां पर। वहीं दूसरी तस्वीर हादसे के वक्त की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर फटने के बाद और किस तरह वहां पर एकाएक तबाही मच गई। लोग खुद को बचाने के लिए किस तरह से वहां पर जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन लहरों के आगे किसी की वहां पर एक ना चली और सबके सब हाहाकारी लहरों में बह गए। और तीसरी तस्वीर पे नजर डालिए, यह हादसे के बाद की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चमोली के तपोवन इलाके में कुदरत ने किस तरह से तबाही मचाई है। इन 3 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसे से पहले वहां पर परिस्थिति क्या थी और जब हादसा हुआ तब किस तरह के हालात थे, जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, किस तरह से वो जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। और तीसरी तस्वीर तबाही के बाद की है, यानी तबाही किस तरह से वहां पर बर्बादी के निशान छोड़ गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब परिस्थितियां पहले जैसी वहां पर नहीं रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।